हेलो। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस में। आप सभी तैयार हैं ना हिंदी में फुल मार्क्स लाने के लिए? तो अपनी कॉपी पेन उठाओ, ये पेन और कॉपी उठाओ और तैयार हो जाओ सरकारी नौकरी के सपने को सच करने के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हिंदी भाषा की जड़ तक उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि भाई भाषा होती क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है और भाषा का मतलब है बोलना। भाषा भाषा का मतलब क्या है? बोलना। ठीक है बेटा जी। हम सभी अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? हमें भाषा की। भाषा के बगैर हम कभी भी अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। अब मैं भी आपको समझा रही हूं तो किसके माध्यम से समझा रही हूं? भाषा के माध्यम से समझा रही हूं। ऐसे ही कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी भी अपने मन की बात किसके माध्यम से करते हैं? रेडियो के माध्यम से करते हैं। लेकिन रेडियो पर भी उनको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। वह हमें बगैर भाषा के कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। जब तक हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं कर सकते बातों का। हमें यह कैसे पता चलेगा कि भाई आप लोगों के मन में क्या है और मेरे मन में क्या है? यह तो हम केवल भाषा के माध्यम से ही हम बता सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हम भाषा के 3 रूपों को जानते थे, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। लेकिन सांकेतिक भाषा को जो है आजकल शिक्षा निदेशालय ने बंद कर रखा है, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। संकेत इशारा। ठीक है बेटा। अब इशारे से हम अपनी बातों को नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे कि भाई इशारों से अपनी बातों को कैसे समझा सकते? कुछ अब हम कुछ भी देख सकते हैं। किसी भी बात को समझने के लिए बात का होना आवश्यक है, इशारे से कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं आपको ऐसे करती हूं तो आप इसका मतलब अपने मन से डिसाइड करेंगे ना कि भाई मैं इसके लिए क्या कहना चाह रही हूँ। आप लोगों को आपको ये पता चलेगा कि भाई मैंने तो किया क्या, कि भाई मैं तो चाहूंगी कि मैंने अपनी तरफ से किया कि भाई आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेकिन आप क्या समझते हैं इसको? ऑल द बेस्ट भी समझ सकते हैं। क्या समझेंगे वो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि भाई आप क्या समझना चाहते हैं। अब इशारों से तो अलग अलग बातें समझ में आती हैं। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। उसको समझने के लिए हमें कुछ भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम भाषा का आदान प्रदान करने के लिए अब हम दोनों आमने सामने हैं। उस पर अगर किसी थर्ड पर्सन को मुझे समझाना है या किसी चीज को बताना है तो उसको इशारे से हम कैसे समझा सकते हैं? किसी भी बात को समझाने के लिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो सांकेतिक भाषा जो है वो भाषा का सार्थक रूप नहीं है, यानी उसका कोई भी अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है बेटा। फिर हम आती है बारी मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा की मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा की बात करते हैं हम। अभी हाल फिलहाल में हमने देखी है रामायण और महाभारत। जिस प्रकार से हमने देखी है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, हर चीज की शिक्षा देते हैं, उनको अर्थशास्त्र की शिक्षा देते हैं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं। लेकिन कैसे? हमें दिखाया गया कि वह तो केवल मौखिक माध्यम से देते हैं। अब अगली पीढ़ी को तो भी मौखिक। लेकिन अगर बोलने से, हम मुख से बोलते हैं तो बोलने से ही, अब मैं कुछ बोलूंगी आप उसको एज इट इज तो नहीं बोल पाओगे ना, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल होगा ही। और इस भिन्नता को
खत्म करने के लिए, इस भिन्नता को गलत करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी? लिखित भाषा की। सॉरी, लिखित भाषा की। और लिखित भाषा को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया। अब वह चिन्ह जो है हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनियां थी, अब उन ध्वनियों को हम कह सकते हैं जैसे आ, ट, म, स, व, इनको संकेत बना दिया। जैसे हमारे मुख से ध्वनियां निकली, उनको संकेत बना दिया कि भाई ये इसका सिंबल है, इनके चिन्ह हैं। इनको आज के बाद हम इनको अ, ट, म, स, व ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? जैसे कि ये चिन्हों को हम, इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा? मैं आपको बता देती हूं कि भाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा लिख लेना बेटा। भाषा अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। ठीक है बेटा? अब हम देखते हैं कि भाई भाषा से छोटी इकाई क्या है। अब ये देखेंगे कि भाषा किससे बनी है? वाक्यों से। वाक्य से क्या? शब्द। और शब्द से वर्ण। ठीक है? अगर हम यहां से चले कि भाई वर्ण, वर्ण क्या है, कि वर्ण को लेकर के भाई वर्ण हमने पता किया कि भाई वर्ण क्या है। ठीक है? कि भाई हम कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और उन चिन्हों को हमारे मुख के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वह क्या कहलाती है? उन चिन्हों को हमने बता दिया, उनको वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा? अब हम देखते हैं कि भाई वर्ण, वर्ण से जैसे अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई वर्ण क्या है, कि भाई शब्द कैसे बनेगा। भाई एक या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द से आगे के भाई दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। समझ आया बेटा? ठीक है? अब हम वर्ण देखते हैं कि भाई वर्ण क्या है। वर्ण, अगर वर्ण की हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि ही तो है जो हम अपने गले से निकाल रहे हैं, वो ध्वनि ही है। लेकिन कैसी? सार्थक। कैसी ध्वनि? सार्थक अर्थ वाली। सार्थक अर्थ वाली, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है? कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, यानी कि वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, कि इसको हम और तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है बेटा? अब वर्ण क्या है? वर्ण दो प्रकार के हैं। आपको पता है वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो, स्वर और व्यंजन। ठीक है?
अब स्वर में आ जाता है कि भाई हम कैसे, स्वर क्या होता है, स्वर की परिभाषा लिखेंगे कि भाई स्वर जो है वो क्या है। स्वर अपना स्वतंत्र हैं, उन्हें बोलने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती। स्वर क्या है, स्वतंत्र हैं, स्वर स्वतंत्र हैं, उनको बोलने में हम किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी प्रकार की हम सहायता नहीं लेते हैं, वह स्वतंत्र हैं। स्वर जो है वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमें उनको बोलने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आप इंग्लिश, हम दो भाषाओं से तो अच्छी तरह से परिचित हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आप देखते हैं ABCD यानी Z तक, लेकिन इसमें क्या है कि आपके स्वर कितने हैं, इसमें इंग्लिश में स्वर कितने बता दिए, 5। कौन कौन से, A E I O U। ये किस तरह से काम आते हैं, स्वर की तरह काम आते हैं। और व्यंजन कितने रह गए, अब ये टोटल कितने हैं, 26। इंग्लिश में हमें पता है कि भाई कितने वर्ण हैं, अगर हम इनको देखें अल्फाबेट कितने हैं इंग्लिश में, तो 26 हैं, और स्वर कितने हैं, 5 हैं, बाकी कितने बचे, व्यंजन 21। ऐसे ही हमारे हिंदी में भी जो है वो क्या है, स्वर कितने हैं, 11। स्वर कितने हैं, 11। स्वरों की अगर आपसे संख्या पूछी जाती है, स्वरों की संख्या, तो आप 11 बताएंगे। ठीक है, 11 कैसे, अब देखते हैं, अ आ ई उ ऊ। अब यहां री, ये केवल संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है ज्यादातर, या फिर उन शब्दों में इस्तेमाल होता है जो हम तत्सम शब्द होते हैं, जैसे कि जो के त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि जैसे जो के त्यों हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि भी लिखेंगे ऋषि, ऋचा। ठीक है, ऐसे हम इन शब्दों को केवल संस्कृत के जो के त्यों शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अब हम, आपने देखा होगा कि कैसे लिखते हैं, ग्रह, लेकिन ये ग्रह क्या है, ये ग्रह प्लैनेट वाले हैं, ना कि हम कहते हैं बच्चों को दे देते हैं भाई ग्रह कार्य, लेकिन ये बिल्कुल गलत बोला जाता है। कैसे बोले देंगे इसको, गृही, क्योंकि ये री की मात्रा आती है। कैसे बोलते हैं इसको, री की मात्रा से। ये र ग्रह किसका, प्लैनेट वाला, समझ आया। लेकिन इसमें हम बोलते, अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं बोलने में, र और री में भिन्न नहीं कर पाते हैं, भिन्नता नहीं कर पाते हैं। ये र है और ये री है। ठीक है बेटा, अब री, इसे आगे आता है ए आई ओ औ। ठीक है बेटा, अब हम इसको देखते हैं कि भाई हमने बताए थे आपको कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब हम काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। स्वरों की संख्या है 11, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, अब जैसे ये जो है क्या है, इसकी मात्रा नहीं होती है। अब हम ये देखेंगे कि आ, इसकी मात्रा हम ऐसे करते हैं, ई, ये होगी ऐसे, छोटी ई, बड़ी की मात्रा ऐसे, ऊ
बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, इन मात्राओं को देखो, पता चलेगा कि भाई ये कैसे बोलते हैं इनको, इनके साथ। लेकिन इनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि है, हमें इसमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती। यह हमारे मुख से अपने आप, यानी कि बगैर किसी की सहायता से बोली जाती है, और ना ही हम इनके अब और टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब आपने देखा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11, लेकिन मात्राएं क्या हैं? 10। आप ये सोचते हैं कि भाई हमने तो पढ़े 11 थे, लेकिन मात्राएं 10 क्यों हैं? और आप 11 टिक कराते हैं, लेकिन इसमें आप गलत करते हैं, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये छोटी से छोटी चीजें आपको ध्यान करनी है कि भाई कैसे क्या करना है। मात्राएं 10 हैं, स्वर 11 हैं। ठीक है, अब इन मात्राओं को ध्यान से देखो कि ये कैसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल होती हैं। री की मात्रा थोड़ा ध्यान रखना कि भाई री जो है वो हमें, आप मैं पहले बता चुकी हूँ कि भाई री केवल उन्हीं शब्दों में इस्तेमाल होता है। कहाँ पर? जो के हम संस्कृत से ज्यों के त्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन्हीं शब्दों में, यानी तत्सम शब्दों में। ठीक है, अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला इसकी परिभाषा लिखो बेटा आप। वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको जैसे अब लिख देते हैं, जैसे ई, उ, आई, ओ। ये क्या है? ये अव्यवस्थित ढंग है, वैज्ञानिक तरीका नहीं है। क्योंकि पहले छोटा, आज तक आप लोगों ने देखा है कि भाई छोटा बड़ा छोटा बड़ा, लेकिन इनको ये अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित तरीके से लिखने का हमें यही है, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है बेटा, अब इसको समझने के लिए, या फिर ये कैसे बोले जाते हैं, इनके उच्चारण स्थान मैं आपको कल बताऊंगी। इसमें से आज आपको मैं बता देती हूँ कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये ह्रस्व नहीं है, क्योंकि इसमें री की मात्रा लगी हुई है। ये क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। इसमें है ए, ई और उ। आ, ई, उ और री। ये कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये कितने आएंगे? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, आपको पता है ये ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। कितना हो गया? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। टोटल कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। हमने आपको बताया था कि 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ठीक है बेटा, अब इनके उच्चारण स्थान, इन सबको कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, किस प्रकार से बोले जाते हैं, इनके उच्चारण स्थान हम कल कराएंगे, अगली क्लास में कराएंगे। और आज हमारी पहली क्लास थी, इसलिए इसको छोटी ही रखते हैं बेटा।
ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। ज्यादा लंबी करने से क्या होता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और मुझे भी पता नहीं चलेगा कि भाई आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया। आप मुझे कमेंट करो कि भाई समझ में आया, और कहीं पर कुछ गड़बड़ दिखता है तो वह भी बताए कि भाई इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है, कहां पर सुधार करना है, कैसे सुधार करना है, वो हमें बताए। ठीक है बेटा, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे या देखोगे सुनोगे तभी आपको पता चल जाएगा। और फिर दूसरी बात, हम यहाँ पर आपको जो है वो हिंदी का प्रख्यात विद्वान नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल आपको टेस्ट क्लियर कराने का प्रयास है। टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना, फिर सुनना, फिर लिखना और फिर बोलना। अब बोलने की प्रैक्टिस क्या होगी? जब पढ़ लिया, देख लिया, जब तक आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी कितना भी अच्छा ट्यूटर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला क्यों ना हो, आप उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको एक मंजिल चाहिए, उस मंजिल को पाने के लिए एक ध्येय बनाना पड़ेगा, एक मकसद बनाना पड़ेगा, एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि भाई मुझे तो ये टेस्ट क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए आपको इन 4 नियमों का पालन तो करना ही होगा। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इनको अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो आपको ये टेस्ट क्लियर करने से रोक सके। तो आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे, जितना मुझे आगे बढ़ाएंगे, और अगर इसमें कहीं पर कोई भी गलती है तो आप मुझे बताएं कि भाई यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताएं, लिखें, मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही मुझे आपको और उत्साह के साथ पढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। धन्यवाद।